मादुरो पागल हो रहा है। उसने अभी कुछ ऐसा किया जिससे कई लोग हैरान रह गए। हजारों सैनिक, सैन्य जहाज, विमान और ड्रोन सभी वेनेजुएला के उत्तर में एक द्वीप पर भेजे गए हैं। व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस, जो रक्षा मंत्री हैं और मादुरो के दाहिने हाथ माने जाते हैं, टीवी पर आए और कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है। लेकिन इन गतिविधियों के पीछे कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और यह बहुत चिंता की बात है क्योंकि मादुरो की सेनाएं वहां से बहुत करीब हैं जहां अमेरिकी मौजूद हैं। और ये अभ्यास किस समय हो रहे हैं? देखिए, यह कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे कुछ और है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पिछले 15 दिनों में कैरिबियन में कुछ हुआ जिससे खेल बदल गया। कुछ ऐसा जो समझाता है कि मादुरो की सरकार क्यों। 25,000 सैनिक एक साथ तैनात किए गए। अमेरिकियों ने कुछ ऐसा किया जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। आपने शायद देखा होगा कि 2 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिकी नौसेना ने एक वेनेजुएलाई जहाज पर हमला किया था। 11 लोग मारे गए। ट्रंप ने सभी को नार्को टेररिस्ट घोषित किया। लेकिन यहाँ वो बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह सिर्फ पहला हमला था। 15 सितंबर को ट्रंप ने दूसरा हमला स्वीकार किया। एक और वेनेजुएलाई जहाज को अमेरिकी बेड़े ने नष्ट कर दिया। और 17 सितंबर को मादुरो द्वारा सैन्य अभ्यास की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने खुलासा किया कि तीसरा जहाज भी नष्ट कर दिया गया था। 15 दिनों में 3 हमले, 3 जहाज नष्ट किए गए, लोग मारे गए। और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया एक संभावित अमेरिकी आक्रमण की चर्चा कर रही थी। इस कहानी में एक अजीब पहलू है। 2 सितंबर के हमले को फिल्माया गया था। अमेरिकियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वेनेजुएला के जहाज की तबाही दिखाई गई थी। मादुरो ने तुरंत कहा कि वीडियो झूठा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। वेनेजुएला सरकार ने कहा कि विस्फोट एक साधारण एनिमेशन जैसा लग रहा था, उसमें कोई वास्तविक विवरण नहीं था। स्वतंत्र संगठन जो फर्जी खबरों की जांच करते हैं, उन्होंने इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किसी भी तरह की हेराफेरी का कोई सबूत नहीं था। अमेरिका के रक्षा सचिव ने जोर देकर इनकार किया और कहा कि उन्होंने घटना को वास्तविक समय में देखा। तो बात यह है, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, मादुरो सरकार बुरी तरह से हताश है। सैन्य क्षमता के बिना जवाब देने में असमर्थ, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सूचना युद्ध का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने सबूतों पर शक पैदा किया जो सैन्य रूप से चुनौती नहीं दे सकता। यह एक तानाशाही सरकार की क्लासिक रणनीति है जब वह घिर जाती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में क्या हो रहा है, उसका असली आकार क्या है। दोनों देशों के बीच सैन्य शक्ति का अंतर बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। अमेरिकी पक्ष में 8 युद्धपोत वेनेजुएला के पास तैनात हैं। 4000 से ज्यादा मरीन, नौसैनिक और नाविक इन जहाजों पर सवार हैं। आधुनिक युद्धपोत, एक परमाणु हमला पनडुब्बी, 10 F-35 लड़ाकू विमान प्यूर्तो रिको के लिए तैनात किए गए हैं। आपको अंदाजा देने के लिए, अमेरिकी युद्ध प्रणाली एक ही समय में 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला की तरफ स्थिति पूरी तरह से अलग है। बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्स के पास लगभग 1,23,000 सक्रिय सैनिक हैं। मुख्य फायर पावर रूसी Su-30 लड़ाकू विमानों और पुराने अमेरिकी F-16 में है। लेकिन 24 में से सिर्फ 21 Su-30 उड़ान की स्थिति में हैं। 24 में से सिर्फ 13 F-116 उड़ सकते हैं।
रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की कमी ने संचालन क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया है। वेनेजुएला नौसेना यह एक बहुत छोटी सेना है। इसमें केवल 2 पनडुब्बियां, 2 फ्रिगेट और 25 गश्ती जहाज हैं। मादुरो सरकार के वर्षों की खराब प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने लगभग उन्नत उपकरणों को बनाए रखने की क्षमता को पंगु बना दिया है। मादुरो अपनी ओर से लाखों मिलिशिया की बात करते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये ज्यादा काल्पनिक हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि केवल 30,000 ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं। क्या आप समस्या की गंभीरता देख सकते हैं? ये ऐसे है जैसे टैंकों की लड़ाई में चाकू लेकर जाना, और वेनेजुएला सिर्फ एक मुख्य वजह से इस हालत में पहुंचा है। आखिरकार 2025 में आई ये संकट अचानक नहीं आई। ये 2 दशकों से भी ज्यादा समय से लगातार बिगड़ते संबंधों की वजह से है। 1999 में ह्यूगो चावेज के चुनाव के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से स्थिर संबंध एक अशांत युग में प्रवेश कर गए। 2002 के तख्तापलट की कोशिश के लिए वेनेजुएला सरकार ने हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका पर समर्थन देने का आरोप लगाया है। इससे वेनेजुएला का अविश्वास बढ़ गया। चाविस्ट शासन ने फिर वेनेजुएला को एक सत्तावादी राज्य में बदल दिया। विपक्ष का व्यवस्थित दमन, मीडिया पर नियंत्रण और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश और इस आंतरिक गिरावट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव की ओर ले गया। अमेरिका की वेनेजुएला पर प्रतिबंध नीति 2014 में यह लक्षित रूप से शुरू हुई। शुरू में मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रंप प्रशासन के तहत यह तेजी से बढ़ी, जिसने 2017 में आर्थिक प्रतिबंधों का एक बड़ा पैकेज शुरू किया। वेनेजुएला, और क्या मैं कोई विकल्प नहीं चुन सकता? 2019 में दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आया। 2018 में मादुरो के विवादास्पद चुनाव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता देने का कदम उठाया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस फैसले ने उनके बीच राजनयिक संबंधों के पूर्ण रूप से टूटने का कारण बना। परिणाम, खैर, वे तुरंत सामने आ गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कराकास में अपने दूतावास के संचालन को निलंबित कर दिया और वेनेजुएला सरकार की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। जैसा कि खुद मादुरो ने स्वीकार किया, संचार पूरी तरह से काट दिए गए थे। कई विश्लेषकों के लिए यह राजनयिक गतिरोध समाप्त हो गया है, जिससे सैन्य रुख उन कुछ विकल्पों में से एक बन गया है जो एक ऐसे शासन से निपटने के लिए बचे हैं जो संवाद से इनकार करता है और मानवीय संकट को जारी रखता है। और इस संदर्भ में कैरिबियन में भारी सैन्य उपस्थिति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का औचित्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित है, और इसके पीछे 2020 का एक औपचारिक आरोप है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग द्वारा निकोलास मादुरो के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार और कोकीन आयात करने की साजिश। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार ने शुरुआत में जानकारी देने पर $25 मिलियन तक इनाम देने की पेशकश की थी, जो मादुरो की गिरफ्तारी तक पहुंचे। हाल ही में इनाम को दोगुना कर दिया गया है, जो अब हैरान कर देने वाले $50 मिलियन हो गया है। इस आरोप के केंद्र में है लॉस सोल्स कार्टेल, एक कथित आपराधिक संगठन जिसे अमेरिकियों के अनुसार खुद मादुरो लीड करते हैं, और वेनेजुएला की सेना के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार भी संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला सरकार को आपराधिक कंपनी बताकर प्रशासन चलाता है। मादुरो की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता को हटा देता है। यह दृष्टिकोण सैन्य बल के उपयोग के लिए कानूनी और राजनयिक बाधाओं को भी कम करता है। वे मानी जाएगी कार्रवाइयां। एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के कृत्य माने जाने वाले कार्यों को एक आपराधिक संगठन के खिलाफ अभियानों के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति केवल नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान से ज्यादा जटिल है,
कैरेबियन में टकराव दो देशों के बीच विवाद से कहीं आगे है। यह एक व्यापक वैश्विक संदर्भ में है जहां बड़ी शक्तियां प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मादुरो शासन का अस्तित्व काफी हद तक रूस और चीन के समर्थन पर निर्भर है। रूस सैन्य उपकरण प्रदान करता है जबकि चीन ऋण देता है। इसके बदले वेनेजुएला का तेल मिलता है और जो सोचते हैं कि यह समर्थन दया के कारण है वे गलत हैं। असल में यह अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने के लिए एक निवेश है। चीन और वेनेजुएला को अपनी आधिकारिक यात्राएं दिसंबर के मध्य में करनी चाहिए और यह निश्चित है कि उस संयुक्त आयोग में हम सहमति पर पहुंच ही जाएंगे। योजनाएं जो जीवन के हर क्षेत्र में है, आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा। इस संकट ने मुख्य रूप से दिखाया है कि क्षेत्र विभाजित है। जहां 21 लैटिन अमेरिकी देशों ने बाहरी सैन्य उपस्थिति पर चिंता जताई, वहीं क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी जैसे अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पराग्वे और पेरू ने इस स्थिति का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यह विभाजन दिखाता है कि कई देश मानते हैं कि मादुरो शासन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक खतरा है। वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य विकल्प लक्षित हमलों की निरंतरता से लेकर और भी व्यापक अभियानों तक जाते हैं। एक बहुत ही संभावित परिदृश्य है, वह है मादुरो को पकड़ने के लिए एक विशेष बलों का ऑपरेशन। इसे नकारा नहीं जा सकता कि इस संघर्ष में बढ़ोतरी के परिणाम भयानक होंगे। वेनेजुएला में पहले से मौजूद मानवीय संकट, जो शासन की खराब प्रबंधन का सीधा परिणाम है, और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश अब हैती से भी नीचे है, जो भूकंप, चक्रवात, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से तबाह हो चुका देश है। लाखों वेनेजुएला वासी पहले ही दमन और आर्थिक पतन के कारण देश छोड़कर भाग चुके हैं। सशस्त्र संघर्ष एक नई विशाल शरणार्थी लहर पैदा कर देगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं। एक संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है, भले ही सीमित रूप में ही क्यों न हो। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वेनेजुएला का उत्पादन पहले से ही बहुत निम्न स्तर पर है। शासन की अक्षमता के कारण तनाव बढ़ने से रूस और चीन वेनेजुएला शासन का समर्थन और बढ़ा सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संकट का उपयोग अमेरिका के खिलाफ करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता है कि ये देश वेनेजुएला की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। एक बात तो तय है, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य टकराव सितंबर 2025 में यह केवल छोटे नौसैनिक संघर्षों से अधिक है। यह वर्षों पुरानी दुश्मनी का परिणाम है। यह तब हुआ जब वेनेजुएला एक समृद्ध लोकतंत्र से बदलकर एक असफल तानाशाही बन गया। और उत्तर अमेरिकी लोग नशे के कारोबार के केंद्र को कैसे परिभाषित करते हैं? आगे क्या होगा, यही वेनेजुएला में मादुरो शासन का भविष्य तय करेगा। और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि मादुरो अमेरिकी दबाव का सामना कर पाएंगे, या क्या वह अब जहाज छोड़कर भागेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह समझने की जरूरत है कि कैरिबियन में असल में क्या हो रहा है। अगली बार मिलते हैं।